नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बुक रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्रिएटिव स्कूल्स, केन रॉबिन्सन लो अरुणिका के द्वारा लिखी गई है। यह बुक अपने बच्चों को हर पल बदलती दुनिया में सफल होने के लिए तैयार कैसे करें, यह बताती है। इसमें 7 पॉइंट्स हैं। किताब के बारे में बताया गया है। क्रिएटिव स्कूल्स 2015 में हम शिक्षा को बदलने के तरीक़ों के बारे में सीखेंगे। ये सबक शिक्षा के हर एक स्तर और स्टूडेंट्स की हर एक ज़रूरत के बारे में हमें बताता है। इन्हें पढ़कर हम सीखेंगे कि कैसे हम स्टूडेंट्स को इस हर पल बदलती दुनिया में सफल होने के लिए तैयार कर सकते हैं। यह किसके लिए है? यह उन लोगों के लिए है जो टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं। वे जो शिक्षा को अलग नज़र से देखना चाहते हैं। वे जो बच्चों को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना चाहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, क्रिएटिव स्कूल क्रांति के साथ जुड़ें। ज़्यादातर स्कूल में बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है जिससे वो बोर हो जाते हैं। स्कूल्स मज़ेदार नहीं होते, लेकिन हम क्रिएटिव स्कूल्स की मदद से इन्हें मज़ेदार बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2 घंटे की जगह 4 घंटे आर्ट की क्लास चलाएं। इसका मतलब सीधा साधा ये हुआ कि हम स्कूल्स को पूरी तरह से बदलकर एक नए तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। ज़्यादातर बच्चों को स्कूल के सख्त नियम और परीक्षा नहीं पसंद होती है। हम इन्हें सुधार कर हर एक बच्चे के सीखने के लिए एक माहौल तैयार करें। इससे बच्चे, टीचर, पेरेंट्स और स्कूल सभी लोग सीख सकते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे इंडिया के एक गरीब इलाके में लगाए गए कंप्यूटर से हमें बच्चों के स्वभाव के बारे में क्या जानने को मिलता है। स्टूडेंट्स के द्वारा कैसे एक स्कूल चलाया जाता है। दूसरा बिंदु है, इंडस्ट्री को जिस चीज़ की ज़रूरत है स्कूल में वही पढ़ाया जाता है। ये जो है इन स्कूल्स में बच्चों के हुनर को सिखाया जाता है। 18वीं-19वीं शताब्दी में मॉडर्न स्कूल्स का जन्म हुआ। इससे पहले सिर्फ कुछ लोगों को ही फॉर्मल एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के आने से इन स्कूल्स की मांग बढ़ गई। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत थी जिन्हें पढ़ना, लिखना और मैथ सॉल्व करना आता हो। इसलिए पश्चिमी देशों की सरकार ने ऐसे स्कूल्स बनाए जहां पर फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को पढ़ाया जाए। स्कूलों को भी एक फैक्ट्री की तरह बनाया गया, जहां पर एक ही तरह के लोगों को कंपनी में काम करने के लिए तैयार किया जाता था। इन स्कूल्स को एक स्टैंडर्ड मूवमेंट से जोड़ दिया गया। ये स्टैंडर्ड्स मूवमेंट स्कूल्स को काबू करने के लिए बड़े बड़े कारोबारियों द्वारा चलाए जाते थे। इनकी शुरुआत 1980 के दशक में ही हो चुकी थी, लेकिन 2000 में इस मूवमेंट को बढ़ावा मिल गया जब यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में बुरी तरह से फेल हो रहा था। अपने ख़राब रिजल्ट को देखकर इन देशों ने ऐसे तरीक़ों की तलाश की जिससे ये अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को सुधार सकें। इसलिए उन्होंने ऐसे स्कूल्स को बढ़ावा देना शुरू कर दिया जिसमें उनके ज़रूरतों के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाए। इन स्कूल्स में बच्चों के टेस्ट मार्क्स के हिसाब से उन्हें ग्रेड दिए जाते थे। स्टूडेंट्स के ग्रेड्स के हिसाब से उन्हें इंडस्ट्रीज़ की अलग अलग ज़रूरतों के लिए ट्रेन किया जाता था। मतलब अच्छे ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स को इंजीनियर और ख़राब ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स को वर्कर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। नंबर 3 है, सबको एक तरह की शिक्षा देने से बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप एक नया कंप्यूटर कुछ लोगों को दे दें, आप देखेंगे कि हर आदमी उसे अलग तरीके से इस्तेमाल करना सीखता है। कुछ लोग पहले उसका मैनुअल पढ़ेंगे, कुछ लोग इंटरनेट से उसके बारे में जानकारी निकालेंगे, कुछ लोग उसे ओपन करके उसके साथ खेलने लगेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि हर आदमी की अपनी समझ होती है, वो उसी समझ की मदद से चीज़ों को सीखता है। लेकिन स्कूल के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। स्कूल्स में बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाता है जैसे उन सबके सीखने का तरीका एक ही हो। उन सभी को क्लास में ज़बरदस्ती बैठाकर टीचर की बातें सुनाई जाती हैं।
हमारे स्कूल्स बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से अलग अलग क्लास में डालते हैं, ना कि उनके हुनर के हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक ही चीज़ को एक ही उम्र में सीख जाए। कुछ बच्चे छोटी उम्र से ही मैथ में अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने में परेशानी होती है, जबकि दूसरों के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। अगर हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे जहां पर बच्चों को उनके एक्सरसाइज और टेस्ट मार्क्स के हिसाब से जज किया जाए, तो हम उनकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देंगे। ऐसे हम उनकी सीखने की इच्छा को मार देंगे। 2012 में अमेरिका के हाई स्कूल के 17% स्टूडेंट अच्छे से लिख और पढ़ नहीं पा रहे थे, जबकि 18 से 24 की उम्र के लड़के लड़कियों में से 21% बच्चे मैप पर पैसिफिक ओशियन नहीं दिखा पाए। जब सिंगिंग या क्रिएटिव वर्किंग की बात आती है तो ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मोमेंट के स्कूल की मांग की वजह से इन बच्चों का टैलेंट ख़त्म होता जा रहा है। इसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे नौकरी नहीं कर पाते, अपनी ही सोसाइटी में एक कैदी बनकर रह जाते हैं। इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बच्चे फेल हो जा रहे हैं। अगर वो किसी तरह से पास भी हो जाते हैं तो उन्हें बेरोजगारी से जूझना पड़ता है। इतनी सारी समस्याओं को हल करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। चौथा पॉइंट है, हम एजुकेशन को ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 सिद्धांतों की मदद से सुधार सकते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम मवेशी पलने के जैसा है। जब तक जानवर तेज़ी से बढ़ रहे हैं तब तक किसानों को कोई परेशानी नहीं होती। किसानों को सिर्फ जानवरों के बड़े होने और फ़ायदे से मतलब है। इसी तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी सिर्फ मार्क्स और डिग्री से मतलब है। हमने देखा है कि कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम से हमें नुकसान हो रहा है। हम इससे हो रही परेशानियों से निपटने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के सिद्धांतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 सिद्धांत हैं: हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस और केयर। इन सभी सिद्धांतों का इस्तेमाल करने से हम सबका फ़ायदा होता है। इससे हमें पौधों को नेचुरल तरीक़ों से बड़ा किया जाता है, जिससे हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को कोई नुकसान नहीं होता। जब हम इन सिद्धांतों को एजुकेशन में लगाते हैं तो हम वैसे ही रिजल्ट मिल जाते हैं। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को सिर्फ पढ़ने, लिखने या खेल कूद में अच्छा बनाया जाता है, जबकि ऑर्गेनिक स्कूल्स में बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से होशियार और सेहतमंद इंसान बनाया जाता है। ऑर्गेनिक एजुकेशन में हर स्टूडेंट की काबिलियत को निखारने के लिए इकोलॉजिकल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रैंड प्राइमरी स्कूल नॉटिंघम एक ऐसा स्कूल है जिससे बच्चे एक शहर की तरह चलते हैं। इस स्कूल में एक काउंसिल, एक न्यूज़पेपर और एक फूड मार्केट है, जिसमें बच्चे अलग अलग काम करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ऑर्गेनिक एजुकेशन से हम हर एक बच्चे पर ध्यान दे सकते हैं। यहाँ के टीचर बच्चों के सीखने के लिए अलग अलग माहौल तैयार करते हैं, प्यार से उनकी देखभाल करते हैं। मगर क्या आप एक ऐसे स्कूल के टीचर हैं जहाँ ऑर्गेनिक एजुकेशन नहीं है? अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाने के लिए टीचर को ऐसा करना चाहिए जिससे उनके स्टूडेंट बोर ना हों। आने वाले सबक में हम इन सवालों पर नज़र डालेंगे। 5वां पॉइंट है, बच्चों में सीखने की भूख होती है। टीचर्स का काम है कि वो बच्चों को सही रास्ता दिखाए। बच्चों में सीखने की भूख होती है। वो 2 या 3 साल के होने तक अपनी भाषा को अच्छे से बोलना सीख लेते हैं। वो किसी नई चीज़ को देखकर उत्सुक हो जाते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप किसी क्लास में जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बच्चे बोर हो जाते हैं और उनका कुछ भी सीखने का मन नहीं रहता। जिस तरह से सब कुछ सिखाया जाता है उसी का नतीजा है। छोटे बच्चों के साथ बड़े बड़े बच्चों में भी ये भूख होती है। सुगाता मित्र न्यूकैस्टल यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने इंडिया के एक गरीब इलाके में कंप्यूटर लगवाया। उस कंप्यूटर में सब कुछ इंग्लिश भाषा में लिखा था। वो वहाँ के बच्चे नहीं जानते थे, लेकिन कुछ ही घंटों में पाया गया कि बच्चे उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करना सीख गए। उन्हें गेम खेलना, गाना रिकॉर्ड करना आ गया। इससे हम कह सकते हैं कि बच्चे सीखने के लिए शुरुआत से ही उत्सुक रहते हैं और एक टीचर का काम है कि वो इस उत्सुकता को बनाए रखे। उसे एक माली की तरह होना चाहिए जो पौधों को ज़बरदस्ती बड़ा ना करके उन्हें प्यार से बड़ा करे। टीचर को बच्चों की इस उत्सुकता का इस्तेमाल कर उन्हें चीज़ों को सिखाना चाहिए। जैसे कि अगर किसी बच्चे को बेसबॉल खेलना पसंद है तो टीचर को उसे फिजिक्स के वो रूल्स बताने चाहिए जिससे वो कर्व बॉल को आसानी से हिट कर सके। अच्छे टीचर्स
जानते हैं कि उनके बच्चे अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। उन्हें पता है कि कुछ बच्चे बताने से सीख जाएंगे, जबकि दूसरों को करके देखना होगा। टीचर्स को अपने बच्चों के अंदर ये विश्वास जगाना चाहिए कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो खुद पर विश्वास कर शांत रहकर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। नंबर 6 है, स्कूल्स को बच्चों में 8 अलग अलग क्षमताएं विकसित करनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाते वक्त हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। हम उन्हें फ्रेंच, अलजेब्रा जैसे सब्जेक्ट ना पढ़ाकर उनके क्षमताएं विकसित करना चाहिए। हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। हम ये भी नहीं जानते कि आने वाले समय में ये सब्जेक्ट बच्चों को काम आएंगे या नहीं। इसलिए हमें बच्चों में क्षमताएं विकसित कर उन्हें हर हालत के लिए तैयार करना चाहिए। स्कूल्स को बच्चों में 8 क्षमताएं विकसित करना चाहिए। इन्हें 8C भी कहा जाता है, जिसमें पहला नाम उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी का है। हमें बच्चों को दुनिया पर ध्यान देकर उन चीज़ों के बारे में सवाल पूछने के लिए कहना चाहिए जो उन्हें समझ नहीं आ रहा, जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। स्कूल्स को बच्चों में क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक लानी चाहिए, जिससे वो खुद के नए आइडियाज़ बनाकर उन्हें अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लें। हमने आज तक जितनी भी खोजें की, सब क्रिएटिव के ही नज़रिए हैं। बच्चों के लिए अंदर क्रिएटिविटी लाने से हम उन्हें आने वाली नई नई परेशानियों से निपटने के काबिल बनाते हैं। तीसरी क्षमता आलोचना। हमें बच्चों को हर चीज़ पर सवाल उठाने और अच्छाई और बुराई पहचानने के काबिल बनाना चाहिए, जिससे वो अलग अलग हालातों में सही और गलत का फैसला कर सकें। हम सभी स्कूल से बहुत सारी उम्मीद करते हैं। एक स्कूल के 4 काम होते हैं। बच्चों के हुनर को निखार कर उन्हें उनके मनपसंद काम में माहिर करें। बच्चों में क्रिएटिविटी लाना, जिससे हमारे देश के अच्छे और क्वालिफाइड वर्कर्स मिल सकें। बच्चों को अपनी और दूसरों की सभ्यता और संस्कृति की इज्जत करना सिखाना चाहिए। बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना, इसलिए हमें बच्चों के अंदर दूसरी क्षमताएं विकसित करना चाहिए। आइए देखते हैं कि बाकी की 5 क्षमताएं क्या हैं। बातचीत करने का हुनर यानी हमें बच्चों को अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने के काबिल बनाना चाहिए। हमें उन्हें अपने विचारों को स्पीच, गाने और आर्ट की मदद से लोगों तक पहुंचाने के काबिल बनाना चाहिए। एक साथ काम करना यानी हमें बच्चों को एक साथ टीम में काम करना सिखाना चाहिए, ना कि उन्हें एक दूसरे के कंपटीशन करना। अच्छे स्कूल्स में बच्चों को टीम प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दयालुता। हमें बच्चों की दूसरों की भावनाओं को समझने के काबिल बनाना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि परेशान होना क्या होता है, जिससे वो कभी दूसरों को परेशान ना करें बल्कि उनकी मदद करें। मानसिक संतुलन बनाना। हमें बच्चों को ध्यान के जरिए खुद पर काबू पाना सीखना चाहिए, जिससे वो अपने अंदर की भावनाओं को समझकर उन पर काबू पा सकें। नागरिकता यानी हमें बच्चों को राजनीति भी सिखानी चाहिए, जिससे वो ये जान सके कि उनका देश कैसे चलता है। इससे वो अपने देश के हित के लिए काम करना सीखकर अन्याय को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। लास्ट में मैं समरी बताऊंगी। हमारे स्कूल्स में सभी को एक ही तरह से पढ़ाया जा रहा है और ये तरीका काम नहीं कर रहा। हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि हम हर बच्चे के सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो हर बच्चे के हुनर और काबिलियत को निखारे। अपने स्टूडेंट्स को एक दूसरे से सीखने दें। अगर स्टूडेंट्स को उनके दोस्त समझाएं तो उन्हें सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके दोस्तों ने उस चीज़ को अभी अभी सीखा है। उन्हें पता है कि उसमें क्या समझना मुश्किल है। तो अगली बार अगर आप किसी को कोई हार्ड टॉपिक समझना चाहते हैं तो उसे एक ऐसे स्टूडेंट्स को समझाने को कहिए जिससे उसे अभी अभी सीखा हो। और दोस्तों, यह बुक कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हों। थैंक यू। इससे पहले